हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 6th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। लास्ट वीडियो में हम समझ चुके हैं व्हाट इज डिस्क्रिमिनेशन, यानी भेदभाव क्या है, रीजंस फॉर डिस्क्रिमिनेशन, जिसमें हमने प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप जैसे टर्म्स को समझा। एट लास्ट इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं forms of discrimination on being discrimination against, यानी भेदभाव का सामना करने पर। We will also read about B.R. अम्बेडकर, जिन्होंने असमानता के खिलाफ कई सालों तक लड़ाई लड़ी। At last striving for equality, यानी समानता के लिए संघर्ष। So let's start with forms of discrimination। हम देख चुके हैं कि डिस्क्रिमिनेशन किसी पर भी आधारित हो सकता है। ये जेंडर, रेस, नेशनैलिटी, कास्ट एटसेट्रा के बेस पर किया जा सकता है। इन्हीं में से कुछ फॉर्म्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नंबर 1, डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर। सेक्स इज बायोलॉजिकल बट जेंडर इज सोशली कंस्ट्रक्टेड, यानी जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो या तो वो गर्ल होता है या वो बॉय होता है, जो कि नेचुरल है। पर सोसाइटी के द्वारा गर्ल्स और बॉयज़ के लिए अलग अलग रोल्स और मान्यताएं बना दी गई हैं, जिनके बेसिस पर दोनों के साथ भेदभाव किया जाता है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज अनइक्वल ट्रीटमेंट टू गर्ल और वीमेन, कंसीडरिंग देम इंफीरियर टू बॉयज और मेन, यानी लैंगिक भेदभाव लड़कियों के साथ असमान व्यवहार है, जिसमें उन्हें लड़कों से कमतर समझा जाता है। इंडिया में इन्हीं डिफरेंसेस ने कई सोशल इविल्स को भी बढ़ावा दिया है, जैसे कि फीमेल फोर्टिसाइड, कन्या भ्रूण हत्या, जिसमें जन्म से पहले ही लड़कियों को मार दिया जाता है, डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा, पेट्रियार्कल सिस्टम, पितृसत्तात्मक व्यवस्था, जिसमें मेल का डोमिनेशन होता है, चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अफेक्ट करता है गर्ल चाइल्ड की ग्रोथ, हेल्थ, एजुकेशन, या कहा जा सकता है पूरी लाइफ को। बॉयज़ के लिए भी सोसाइटी द्वारा कुछ ऐसे नॉर्म्स बना दिए गए हैं, जैसे बॉयज़ डोंट क्राई, आर्ट्स जैसे सब्जेक्ट्स बॉयज़ के लिए नहीं हैं, दे शुड बी स्ट्रॉन्ग एटसेट्रा। आज हम कह सकते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन द्वारा केवल गर्ल्स की ही नहीं बल्कि बॉयज़ की भी लाइफ अफेक्ट होती है। नंबर 2, डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रेस। यूरोपियंस के द्वारा अफ्रीका, एशिया और अमेरिका को कॉलोनाइज्ड किया गया। यूरोपियंस अपनी रेस को हमेशा से ही सुपीरियर रेस मानते आए हैं। रेस refers to a group of people who share the same physical characteristic such as skin tone, hair, texture, facial features, यानी नस्ल रेफर करता है व्यक्तियों के ऐसे समूह की तरफ जिनकी शारीरिक विशेषताएं लगभग एक जैसी होती हैं। अलग अलग रेसेस के लोगों का स्किन कलर डिफरेंट होता है और इसी से जुड़ा है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी नस्लीय भेदभाव जो नस्ल के आधार पर किया जाता है। रेसिज्म इज द बिलीफ दैट सम रेसेस आर सुपीरियर टू अदर्स। इसलिए कई बार किसी रेस के लोग दूसरे रेसेस के लोगों को अलग तरह से ट्रीट करते हैं। इन सिंपल लैंग्वेज उनके साथ भेदभाव किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल साउथ अफ्रीका, जहाँ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ने अपार्थाइड को जन्म दिया। अपार्थाइड मीन्स अपार्टनेस इन अफ्रीका, यानी ऐसी पॉलिसी जो अफ्रीका में रह रहे ब्लैक लोगों को वाइट लोगों से अलग करती है। नेक्स्ट चैप्टर में इसके बारे में हम और डिटेल से समझेंगे। नंबर 3, डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट। इंडिया में कास्ट सिस्टम एंशिएंट टाइम से ही देखने को मिलता है, जिसमें वैदिक पीरियड में पूरी सोसाइटी पहले उनके काम के आधार पर 4 वर्णास में डिवाइडेड थी, जो कि कुछ इस प्रकार थी। ब्राह्मण, जिसमें प्रियस्ट आया करते थे। क्षत्रिय, जिसमें वॉरियर और रूलर्स आया करते थे। वैश्य, जिसमें स्किल्ड ट्रेडर्स, मर्चेंट आया करते थे। और अंत में शूद्रास, जो अनस्किल्ड वर्कर्स कहे जा सकते थे। पर लेटर वैदिक पीरियड आते आते यही वर्णा सिस्टम कास्ट सिस्टम में बदल जाता है, यानी अब जो भी व्यक्ति जिस भी ऑक्यूपेशन का होगा वही उसकी कास्ट भी होगी। और यहीं से शुरुआत होती है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की, जहां से शूद्रास को आगे बढ़ने से रोक दिया गया
और उनके लिए नियम बना दिए गए और उनके हाथ से आगे बढ़ने के सारे मौके छीन लिए गए। आज हम शूद्रास के लिए दलित और शेड्यूल कास्ट जैसे टर्म का यूज करते हैं। अब बात करते हैं ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट, यानी भेदभाव का सामना करने पर। अपनी लाइफ को रन करने के लिए लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं, जैसे पढ़ाना, बर्तन बनाना, मछली पकड़ना, खेती एवं बुनाई करना। लेकिन कुछ कामों को दूसरों के मुकाबले अधिक इम्पॉर्टेंट माना जाता है। पर साफ सफाई, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना जैसे कामों को समाज में कम महत्व का माना जाता है। इसलिए जो लोग इन कामों को करते हैं उन्हें गंदा और अपवित्र माना जाता है। ये कास्ट सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा। कास्ट सिस्टम में लोगों के ग्रुप को सीढ़ी के तले में रखा गया। उनको अछूत, अनटचेबल और अयोग्य कहा गया। कास्ट सिस्टम के रूल्स एकदम फिक्स हुआ करते थे। अनटचेबल्स यानी जिसे छुआ ना जा सके। इन्हें दिए गए काम के अलावा इन्हें कोई काम करने की इजाज़त नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल, कुछ ग्रुप्स को सिर्फ कूड़ा कचरा उठाने की इजाज़त थी। उन्हें हाई कास्ट के लोगों के घर में घुसने, गांव के कुएं से पानी लेने और यहाँ तक कि मंदिरों में घुसने की भी इजाज़त नहीं थी। उनके बच्चे दूसरे जाति के बच्चे के साथ स्कूल में बैठ नहीं सकते थे। जो अधिकार हाई कास्ट को हासिल थे वो इन लोगों के पास नहीं थे। ऐसा ही एक एग्जाम्पल है भारत के फेमस लीडर B.R. अम्बेडकर का, जिन्हें खुद भेदभाव का सामना करना पड़ा था। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का एग्जाम्पल हमें बताता है कि कैसे बहुत बड़ी संख्या में लोग भेदभाव का शिकार हुए। उन्होंने अपने साथ हुए भेदभाव के अनुभवों के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। पहले जानते हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और दलित के सबसे बड़े नेता के रूप में देखा जाता है, क्योंकि इन्होंने दलित कम्युनिटी के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म माहर जाति में हुआ था, जो अनटचेबल मानी जाती थी। माहर लोग बहुत गरीब होते थे, उनके पास ज़मीनें नहीं थी। बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो उनके पेरेंट्स किया करते थे। उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था और गांव में आने की इजाज़त नहीं थी। अंबेडकर अपनी जाति के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और लॉयर बनने के लिए इंग्लैंड गए। उन्होंने दलितों को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए इनकरेज किया ताकि वो इस कास्ट सिस्टम से बाहर आ सकें। दलितों को मंदिर में जाना अलाउड नहीं था, जिसके लिए काफ़ी प्रयास किए गए और उनके लीडर थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। उन्होंने आगे चलकर धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म अपना लिया। उनका मानना था कि दलितों को कास्ट सिस्टम के खिलाफ कॉन्टिन्यूसली लड़ना चाहिए। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अपने अनुभवों के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है, पर भेदभाव का सबसे पहला अनुभव उन्हें 1901 में हुआ, जब वो केवल 9 साल के थे। वे महाराष्ट्र में कोरेगांव अपने भाइयों के साथ अपने पिता से मिलने गए थे। कोरेगांव स्टेशन से काफ़ी दूर था और उनके पिताजी या नौकर उन्हें लेने नहीं आए। शाम हो जाने पर स्टेशन मास्टर को उनके कपड़े देखकर लगा कि वो ब्राह्मण है, पर स्टेशन मास्टर के पूछने पर जैसे ही उन्होंने बताया कि वो माहर जाति से हैं, स्टेशन मास्टर उन्हें घृणा की नज़रों से देखने लगा। वहाँ उनकी जाति के बारे में सबको पता चल चुका था। कोई भी बैलगाड़ी उनको ले जाने के लिए तैयार नहीं थी, जबकि वो दुगने पैसे देने के लिए तैयार थे। आप इमेजिन कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन जहां लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए कास्ट की वजह से मुश्किल हो जाए। अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप कैसा फील करेंगे? आपको छूने से मना कर दिया जाए, आपको पानी पीने से रोक दिया जाए। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन न केवल दलितों को कई एक्टिविटीज़ से वंचित रखता है, बल्कि वह उन्हें आदर और सम्मान भी नहीं मिलने देता। आज भी भारत में हमें कई जगह इस तरह का भेदभाव देखने को मिलता है। अब बात करते हैं समानता के लिए संघर्ष, स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी। ब्रिटिशर्स से फ्रीडम पाने के लिए भारतीयों ने जो संघर्ष किया, उसमें इक्वालिटी के लिए भी संघर्ष शामिल था। दलितों, औरतों, जनजातीय लोगों और किसानों ने अपने जीवन में जिस इनइक्वालिटी को एक्सपीरियंस किया था, उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ
तो हमारे सोसाइटी में प्रिवेल कई तरह की असमानताओं पर विचार किया गया। कई लीडर्स असमानता को खत्म करने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे, जिसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर अहम थे। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय ऐसे लक्ष्य रखे गए जिसमें भारत के सभी लोगों को बराबर माना जाए। जैसे समानता को अहम मूल्य माना गया, प्रत्येक व्यक्ति को इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज दी गई, अनटचेबिलिटी को क्राइम बना दिया गया और लीगली इसे खत्म कर दिया गया। आप अपनी पसंद का काम करने के लिए अब बिल्कुल आज़ाद थे। अब जॉब सबके लिए खुली थी। इनके अलावा राइट टू इक्वालिटी को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा विशेष कदम उठाए गए, जैसे कि कोई एक रिलीजन, फेस्टिवल, लैंग्वेज सबके लिए अनिवार्य नहीं हो सकती। सभी को अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करना, फेस्टिवल को सेलिब्रेट और लैंग्वेज को बोलने का पूरा अधिकार है। हम सभी को फ्रीली अपने आप को एक्सप्रेस करने का पूरा अधिकार है। गवर्नमेंट सभी धर्मों को इक्वल मानेगी, इसलिए इंडिया एक सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष कंट्री है। आज भी हमारी यूनिटी को एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर के रूप में देखा जा सकता है, पर इनइक्वालिटी आज भी मौजूद है और हमें इसके लिए लगातार संघर्ष करने की ज़रूरत है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। अगर आपने इस चैप्टर को पार्ट 1 नहीं देखा है तो दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इसका फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं।